हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज शिवम और इस चैनल पर हम आपसे एजुकेशनल कंटेंट और केवीएस रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते हैं। तो टीयर 2 के लिए अपडेट है। टीयर 2 प्रिपरेशन की पहली वीडियो मैं आपके सामने अपलोड कर रहा हूं और उम्मीद है आपको कंटेंट पसंद आएगा। पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा ताकि आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहे। और शुरुआत किससे करनी है या किस सब्जेक्ट को हम प्रेफरेंस दें वो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है टीयर 2 के लिए। इसमें आपको थ्योरी मिलेगी, थ्योरी के बाद एमसीक्यूज़ भी हैं और एमसीक्यूज़ के बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, लिखने का तरीका है। साथ में आपको एक असाइनमेंट भी है जिसको आप टीयर 2 के ग्रुप में, जो हमने केवीएस टीयर 2 का ग्रुप बनाया है, उसमें उसका आंसर आप क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। आंसर पोस्ट करेंगे, वहीं हम लोग आपस में क्या करेंगे, उसको असेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ ईवीएस से। फिर इसके बाद आप बताइएगा क्या नेक्स्ट टॉपिक लिया जाए या पहले कौन सा सब्जेक्ट कवर किया जाए। तो पहला टॉपिक हम ले रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ये दो एनसीईआरटी में मुझे दो किताबों मिला, 12th की बुक में और 10th की बुक में, साइंस में चैप्टर नंबर 13 में। सबसे पहले हम 10th की बुक के कंटेंट को कवर करने वाले हैं। एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें दी गई उन सबको कवर करेंगे। 12th को मैं अभी थोड़ी देर के लिए स्किप करूँगा और समय रहते हम उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है और उसमें जो है वो कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं है और सारी चीज़ें भी हैं करने के लिए। तो मैं ऐसा करूँगा कि आपके लिए उसके शॉर्ट नोट्स क्या कर दूँगा, प्रोवाइड करा दूँगा। शॉर्ट वीडियो में सारी चीज़ें कवर करा दूँगा वो बाद में। अभी हम केवल 10th वाले चैप्टर को कवर कर रहे हैं। शॉर्ट नोट्स भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करा दूँगा। और ये समझिए कि मैंने इसको पहले चैप्टर को पूरा पढ़ा है, उसके बाद सारी चीज़ें आपको दे रहा हूँ। तो आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वीडियो पूरी पूरी देख ली है तो। चलिए तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, और इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 बाद में अपलोड होगा, अभी बीच में दूसरे टॉपिक आएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो सोचिए आपका मूड खराब है, आपने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा पार्क में घुमाऊँ, अपने मूड को फ्रेश कराऊँ। क्यों? क्योंकि पार्क में मिलेगी आपको पीस, शांति। लेकिन असल में वो शांति नहीं है। असल में अगर देखा जाए तो वहाँ एक बिजी सिस्टम चल रहा है। वहाँ पेड़ पौधे हैं, पत्तियाँ हैं, तितली है, भौंरा है, घास है, टिड्डा है, और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आस पास आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो सजीव नहीं हैं, निर्जीव हैं, और सारी सजीव चीज़ों को प्रभावित भी कर रही हैं। तो वही चीज़ कहलाती है, वही सिस्टम कहलाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्लांट्स, एनिमल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, मतलब जैव घटक, अजैव घटकों के साथ, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड हो गया, सॉइल, मिनरल्स, इन सब के साथ किसी खास एरिया में इंटरेक्ट करते हैं। हिंदी में कहें, हम दोबारा बोलें कि जी सभी जीव, चाहे पौधे हों, जंतु हों, सूक्ष्म जीव हों, मानव हों, और भौतिक कारक है ना, ये आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं और प्रकृति में संतुलन बना के रखते हैं। और इसी सिस्टम को हम कहते हैं पारितंत्र या इको सिस्टम। इकोसिस्टम बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। ब्रॉडली कहा जाए तो दो तरह के। कौन कौन से? नेचुरल और ह्यूमन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा? फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया। वहीं ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में गार्डन हो गए, पार्क हो गए, क्रॉप फील्ड मतलब खेत हो गए, और एक्वेरियम हो गया। तो एक्वेरियम में हमने फिश के लिए एक इकोसिस्टम बना के रखा हुआ है, वो ह्यूमन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हुआ। तो अब आते हैं कि जो इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट है, मतलब जैव घटक हैं, उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो हम करते हैं बायोटिक क्लासिफिकेशन, जैविक वर्गीकरण। तो हमें पता है कि सबसे पहले जो जैव घटक हैं उनमें सबसे पहले तो प्लांट्स आते हैं, जो सन की एनर्जी का यूज़ करके, और कुछ सर्टेन बैक्टीरिया भी आते हैं ना, कुछ जैसे साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन ब्लू एल्गी, तो ये चीज़ें भी आती हैं, ग्रीन प्लांट्स, जो कि क्या कर रहे हैं, सन की एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बनिक पदार्थ, जैसे शक्कर मतलब शुगर, स्टार्च, इन सबको क्या कर रहे हैं,
बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं सन की एनर्जी और क्लोरोफिल का यूज करके। तो ये कहलाते हैं ऑटोट्रॉप, मतलब स्वपोषी या फिर प्रोड्यूसर, उत्पादक, जो सबसे पहले लेवल के हमारे जैविक घटक कहलाएंगे। इसके बाद दूसरा पोषी स्तर आता है, जो उत्पादकों का यूज करके क्या करेंगे, अपना पेट भरेंगे। तो वो कहलाते हैं कंज्यूमर या हीटरोट्रॉप। अब कंज्यूमर में भी लेवल होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक कौन होते हैं, जो हर्बीवोर होते हैं, मतलब शाकाहारी। दूसरा कौन होते हैं, कार्निवोर, जो मांसाहारी। और सबसे ऊपर और जो बड़े कार्निवोर होते हैं ना, है ना, वो थर्ड लेवल पे आते हैं। पैरासाइट्स भी इसी के अंदर आते हैं, हालांकि कंज्यूमर के अंदर। लेकिन अगर कंज्यूमर के अंदर देखे जाए तो 3 लेवल होते हैं ना, हर्बीवोर, फिर छोटे कार्निवोर, फिर बड़े कार्निवोर। और फिर इनके बाद अगर ये मृत हो जाएं तो इनको डिकम्पोज करने वाले तीसरा स्तर जो होता है वो होता है डिकम्पोजर्स, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी। और ये सारे क्या करते हैं, ये वेस्ट पदार्थ को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो देखिए पहले क्या किया, प्रोड्यूसर्स ने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक बनाया, मतलब अकार्बनिक को कार्बनिक बनाया। और वापस जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, इन्होंने वापस इन्हें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर दिया और मिट्टी की ताकत को बढ़ा दिया। अब इसका अगला टॉपिक जो है, सब टॉपिक है फूड चेन्स और एनर्जी फ्लो। तो अब हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स ने क्या की है, प्रोड्यूस किया है एनर्जी को, है ना, मतलब अपना पहले स्तर पर भोजन बनाया है, और कंज्यूमर ने उनको कंज्यूम किया, फिर डिकम्पोजर्स ने उन सब चीज़ों को डिकम्पोज कर दिया। तो ये आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं, किस तरह से एक दूसरे में एक दूसरे के लिए फूड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यही चीज़ बताती है फूड चेन और फूड वेब, मतलब खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। सबसे पहले फूड चेन क्या है, तो जो जीवों की सीरीज है, जहां हर मेंबर दूसरे मेंबर्स को प्रीसीडिंग, मतलब अपने पहले मेंबर्स को क्या करता है, उस पर आश्रित है भोजन के लिए, है ना, तो वो खाद्य श्रृंखला कहलाती है। यहाँ ट्रॉपिक लेवल मतलब पोषण स्तर क्या है, खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्टेप, प्रत्येक चरण जो है वो क्या कहलाता है, पोषण स्तर या ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। जिसमें पहले लेवल पे आते हैं प्रोड्यूसर, दूसरे नंबर पे आते हैं कौन, कंज्यूमर, जिनमें हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकंड नंबर पे स्मॉल कार्निवोर और सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं, और तीसरे नंबर पे आते हैं लार्जर कार्निवोर्स, जो कि टर्शियरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ये कहा जाए तो इनका चौथा स्तर हो गया एक तरह से, है ना। तो पहले नंबर पे ग्रीन प्लांट्स, फिर दूसरे नंबर पे प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। तो 4 स्तर हो गए, है ना, PPST। इसके बाद कोई स्तर क्यों नहीं होता, उसी की अभी हम चर्चा करेंगे कि अगला 5वां स्तर क्यों नहीं होता। यहाँ कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने खाद्य श्रृंखला या फूड चेन का अलग अलग इकोसिस्टम में। जैसे ये एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, मतलब अगर एक जंगल है तो वहाँ इकोसिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, ये प्रोड्यूसर हो गए, ये फर्स्ट लेवल के कंज्यूमर हो गए, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए एक तरह से, है ना, सेकेंडरी या टर्सरी कुछ भी कह सकते हैं। ये एक ग्रास लैंड का इकोसिस्टम है, ये घास फिर टिड्डी ने खाया, उसको मेढक ने खाया, उसको सांप ने खाया, और उसको चील या बाज ने। तो ये फिर वही बात है ना, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर ये आएंगे टर्शियरी कंज्यूमर में। इसी तरह से ये एक पॉन्ड का इकोसिस्टम है। पॉन्ड का इकोसिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, सबसे पहले यही ये सब जो जलकुंभी वगैरह लगी हुई है ना, प्लांट्स, उसको इसने खाया, क्रैब ने, फिर फिश ने, फिर इस तरह से यहाँ देखिए कौन खाएगा, ये बगुला। तो ये इस तरह से करता है हमारा पॉन्ड वाला इकोसिस्टम वर्क। अगर देखा जाए, जहाँ क्या है, सारी की सारी फूड चेन आपस में क्या हो जाए, में मैच हो जाए, मिल जाए। मतलब ऐसा होता है कि कई बार जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, उसको बहुत सारे लोग खाते हैं, जैसे ये प्लांट्स है, इसको बहुत सारे लोग इन पर डिपेंडेंट है ना, बहुत सारे जीव, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है। तो सारी फूड चेन आपस में उलझ जाती हैं, इसलिए वो फूड चेन जब कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो हम उसको फूड वेब कहने लगते हैं। जैसे यहाँ देखिए, तो मेंढक को हो या फिर बर्ड को हो या फिर रेट को हो, इन सब को एक स्नेक कंज्यूम कर लेता है। तो स्नेक इन सबको कंज्यूम कर पा रहा है, तो यहाँ एक तरह से कहा जाए तो वेब बन गया, फूड वेब कहलाएगा वो। अब आते हैं एनर्जी डायनेमिक्स की, कि जब क्या होता होगा, एक स्तर से, एक लेवल से पोषण
मतलब फूड दूसरे लेवल तक जाता होगा तो कितनी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो आपको पता है कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, केवल एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। इसका मतलब है प्लांट्स अपनी एनर्जी को फर्स्ट कंज्यूमर में ट्रांसफ़र करते होंगे। बट जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है एनवायरनमेंट में। तो ये पता करना है कि अगले स्तर पर कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो यहाँ चलता है 10% का रूल। ऑन एन एवरेज ओनली 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न्ड इनटू ऑर्गेनिजम्स बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। और एक 1% रूल भी है क्या कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैप्चर ओनली अबाउट 1% ऑफ सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन लीव्स। मतलब पत्ती पर अगर समझिए कि 100 जूल एनर्जी पड़ रही है, उतनी एनर्जी की लाइट पड़ रही है, तो वो केवल 1 जूल का ही यूज़ करते हैं। फिर मान लीजिए कि यहाँ उन्होंने भी 100 जूल के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस की, किसने, प्लांट ने। तो अगले लेवल पर मतलब प्राइमरी कंज्यूमर पर 10 जूल ही जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर पे जाएगा 1 जूल, और उसके आगे जाएगा 1/10 जूल, मतलब केवल 10% ही जाता है। इसलिए जब ये 3 से ज़्यादा लेवल हो जाते हैं, थर्ड से ज़्यादा लेवल हो जाते हैं, तो 10% होते 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 ये इतना कम हो जाता है कि उसके आगे पोषण स्तर होना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जनरली टर्शियरी कंज्यूमर के आगे और आगे कोई पोषण स्तर नहीं होता। अब एक सिंपल सी बात और है, वैसे इस चैप्टर में इसकी चर्चा नहीं की है, लेकिन हम बता देते हैं। यहाँ है बायोमास, एक शब्द है ना जिसको हम बोलते हैं जैव भार, वजन। अब आपको पता है कि जब प्लांट कुछ बनाएगा उसका 10% ही यहाँ ट्रांसफर होना है। तो ये, अब यहाँ मान लीजिए 10 लोग खाने के लिए है ना, तो 10 लोगों को चाहिए मान लीजिए 100 जूल एनर्जी। लेकिन ये तो इसको, ये बना तो 100 रहा है लेकिन दे 10 ही पा रहा है, क्योंकि 10% ही ट्रांसफर हो रही है। तो इसका मतलब है प्लांट्स की संख्या जब ज़्यादा होगी तब तो इसको 100 जूल एनर्जी मिल पाएगी एक इंसान को, है ना। समझो एक हिरण है तो अकेले एक प्लांट्स उसको उतनी एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से कहा जाए तो बायोमास जो है वो जितना शुरुआती लेवल होगा उसका उतना अधिक होगा। मतलब दुनिया में प्लांट्स ज़्यादा हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम है, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे भी कम है, और टर्शियरी कंज्यूमर जैसे कि शेर हो गया वो सबसे कम है। अगर वो लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो भाई ये कोई जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर ये जीवित नहीं रह पाए, है ना, तो फिर प्लांट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो इकोसिस्टम, प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए यही चीज़ है। एक और ख़ास बात जो है, जो जानने योग्य है, वो है एनर्जी का डायरेक्शन। मतलब जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। इट मूव्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स एंड नेवर रिवर्ट्स बैक टू द प्रीवियस लेवल। मतलब ये है कि पेड़ से या जो हमारा प्लांट है उससे प्राइमरी कंज्यूमर पर एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, फिर ये वापस एनर्जी का ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ नहीं हो सकता। यूनी डायरेक्शनल है, केवल एक दिशा में ही बढ़ता है ना, एक दिशीय होता है, बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। फूड वेब की हम चर्चा कर चुके हैं। क्या लिखा हुआ है, अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स रिफ्लेक्टिंग हाउ वन ऑर्गेनिज्म इज ऑफन ईटन बाय मल्टीपल अदर्स। तो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है फूड चेन का, है ना, ये बताते हुए कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म को, एक जीव को अक्सर कई दूसरे जीवों द्वारा खाया जा सकता है, अपना पोषण का आधार बनाया जा सकता है। अब जल्दी जल्दी बढ़ते हैं कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज पर, है ना। सबसे पहला है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसको हम हिंदी बोलते हैं जैव आवर्धन। तो द प्रोग्रेसिव accumulation of non-degradable chemicals like pesticides at each trophic level. As human occupy the top level, we often have the maximum concentration of these chemicals in our body. तो हो क्या रहा है कि प्रत्येक पोषण स्तर पर कुछ ऐसे नॉन डिग्रेडेबल केमिकल है, आजकल हम ऐसी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं जो डिग्रेड नहीं होती, है ना। जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए, तो अगर प्लांट्स को पेस्टिसाइड दोगे तो उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर तो हम ही हैं, तो वापस वो हम में लौट के आएगा। तो ये यही बताया जा रहा है कि चूंकि ह्यूमन इसमें टॉप लेवल ऑक्यूपाई कर रहा है किसी भी फूड चेन में, इसलिए अक्सर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ इन केमिकल्स, दीज केमिकल्स
इन आर बॉडी, तो अक्सर जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है इन केमिकल्स का वो हमारी बॉडीज में ही होता है ना। इसी को बोलते हैं जैव आवर्धन। नेक्स्ट है ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो ओजोन लेयर क्या है? ओजोन मतलब O3 कब बनती है? जब यूवी किरणें ऑक्सीजन पर गिरती हैं, है ना, O2 पर गिरती हैं तो वो तोड़ देती हैं उसको O+O में, है ना। और ये जो सिंगल O है, ये O दूसरी O2 से मिलकर वापस क्या बनाता है? O3 बनाता है। तो जो अन्य O2 से मिलकर ओजोन बनाते हैं। ओजोन वैसे तो रक्षा करती है पृथ्वी की, है ना, हानिकारक यूवी किरणों से, लेकिन ध्यान रखिए एक पॉल्यूशन फैलाने वाली गैस है। नीचे अगर हो तो पॉल्यूशन का कारण बनती है ना। तो हानिकारक यूवी रेस से बचाती है, जिससे भाई स्किन कैंसर जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं अगर ना बचाए तो, है ना। रेफ्रिजरेशन में CFC जैसे कृत्रिम रसायन के क्षय के मुख्य कारण रहे हैं। तो मतलब एसी फ्रिज में क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जिससे भाई ये डिप्लीट होती है, सिंपल सी बात है। और 1987 में कनाडा में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें उन्होंने कहा था कि 1986 में जितना भी CFC का प्रोडक्शन हो रहा है उससे ऊपर लेवल नहीं ले जाना है उसके प्रोडक्शन का, ठीक है। यही चर्चा हुई थी कनाडा के मॉन्ट्रियल में, जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। और आगे जो दूसरी बातें होंगी वो बाद में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है वेस्ट मैनेजमेंट, है ना। तो यहाँ कुछ नहीं है, दो तीन टर्म्स हैं। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो सब्सटेंस बायोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान के द्वारा, है ना, क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं सरल पदार्थों में, है ना, एंजाइम्स बैक्टीरिया जिनको आसानी से तोड़ दे तो बायोडिग्रेडेबल, और जो जिनको ना तोड़ पाए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। अक्सर ये मानव बनाए मटेरियल्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, है ना, लंबे समय तक ये पर्यावरण में बने रहते हैं। इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ये है कि अर्थ जो है वो वेस्ट से भर गई है। तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है वाटर बॉडीज़ का और मिट्टी का, और लैंड ज़्यादा ज़्यादा क्या हो रही है? ऑक्यूपाई हो रही है इन चीज़ों की वजह से। एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, अगर उसको जला रहे हैं तो बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एक दो तीन। अभी तो मैंने बुक्स के ही क्वेश्चंस को लिया है, बाद में हम कुछ और क्वेश्चंस बनाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम। कौन सी चीज में बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल मतलब जो कि जैव निम्नीकरणीय है ना, निम्नकरणीय। तो कौन कौन सी चीज है? प्लास्टिक तो है नहीं, और और यहीं देखा जाए, क्या यहीं देखा जाए तो ग्रास फ्लावर, लेदर, लेदर भी बायोडिग्रेडेबल है, और ये सारा भी बायोडिग्रेडेबल है। तो यहाँ ये आना चाहिए कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है किसमें, है ना। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसका आंसर बी होना चाहिए इस हिसाब से। लेदर को भी मान सकते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि अगर टैनिंग प्रोसेस हो जाए तो फिर उसमें 50 साल से ऊपर लगते हैं इसको भी डिग्रेड होने में, है ना। तो लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं अभी, तो अभी हम इसको स्किप करते हैं ऐसा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चेन? कौन फूड चेन बनाएगा? तो घास, घास को गेहूं, गेहूं क्या खाएगा? तो ये तो सारे प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर हैं, है ना। गोट, काउ, एलिफेंट, इसमें प्रोड्यूसर नहीं है। ग्रास प्रोड्यूसर हो गया, गोट उसको खाने वाला कंज्यूमर, गोट को ह्यूमन खाने वाला, है ना। तो ये अपनी फूड चेन बन जाएगी। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस, आपको बताना है जो पर्यावरण का मित्र वाला हमारी प्रैक्टिस हो। तो देख लो, मेन बात पर आते हैं। मेन बात है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसे करें। देखिए मैंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको बताया है कि हमेशा कोई भी प्रश्न आए, देखिए आपको पता है कि 4 मार्कर क्वेश्चन आने हैं सबसे पहले तो, है ना। 10 क्वेश्चन आने हैं 4 4 नंबर वाले। 4 मार्कर क्वेश्चन की क्या लिमिट होनी चाहिए? मैक्सिमम 60 to 80 वर्ड्स। 60 to 80 वर्ड्स में आपको आंसर्स लिखने हैं। तो आप क्या करेंगे? आप हर क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इंट्रोडक्शन में, बॉडी में और कंक्लूजन में, हमेशा। लेकिन लिखोगे नहीं इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ये तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए ये चीज़ें थोड़ा सा नोट की हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ़ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल। एक ट्रॉपिक लेवल में सारे ऑर्गेनिज्म को हम मार दें तो क्या होगा? जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट, उन्हीं को ख़त्म कर दें। या फिर मान लो प्राइमरी कंज्यूमर है, और ये मान लो कौन सा इकोसिस्टम है, अपना इकोसिस्टम है ये
फॉरेस्ट वाला, तो हमने जो भी घास खाने वाले हैं, प्लांट को खाने वाले हैं, पत्तियां खाने वाले, जिराफ हो गया, हिरण हो गया, इन सबको मार दिया, तो फिर क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, प्लांट को कौन खाएगा फिर? भाई इतना रिप्रोड्यूस करेंगे, इतना रिप्रोड्यूस करेंगे वो आपस में कि केवल प्लांट ही प्लांट दिखेंगे। और तीसरी चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जो कार्निवोर हैं, मतलब टॉप पर बैठे हुए जो हमारे कंज्यूमर हैं, वो किसको खाएंगे फिर? वो तो शाकाहारी है नहीं, वो तो प्लांट को खाते नहीं, तो वो भी भूखे मर जाएंगे और इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इनको कोई। और दूसरी चीज़ ये भी है कि प्लांट्स कई बार तो ये जो है एनिमल्स पे ही डिपेंडेंट हैं अपनी पॉलिनेशन के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। तो अगर कोई एनिमल नहीं होगा, है ना, तो कई ऐसी प्रजातियां तो प्लांट्स की खत्म भी हो जाएंगी, उनका आगे बढ़ नहीं पाएगा, है ना। तो बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। कुल मिला के कहा जाए कि इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, उसमें इम्बैलेंस आ जाएगा। चलो तो आंसर देखते हैं, एक हमारा मॉडल आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या होगा अगर हम एक ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म को किल कर दें। तो इसमें एक शब्द आया ट्रॉफिक लेवल। तो सबसे पहले तो ये बता दो कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। तो अ ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक स्टेप in a food chain where organisms obtained energy in a similar way। तो एक पोषण स्तर क्या करता है? एक विशेष चरण को प्रदर्शित करता है किसी खाद्य श्रृंखला में, जहां जीव एक एक ही तरह से, एक ही तरीके से एनर्जी मतलब ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अंदर क्या लिखेंगे? अब ट्रॉपिक लेवल बता दिया क्या होता है, अब हम लिखेंगे कि अगर सारे ऑर्गेनिज्म को किल कर दें तो क्या होगा। तो इफ ऑल ऑर्गेनिजम्स एट वन ट्रॉपिक लेवल आर रिमूव्ड, हटा दिए जाए, द फूड चेन विल बी डिस्टर्ब, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। ऑर्गेनिजम्स एट द नेक्स्ट हायर लेवल विल सफर ड्यू टू लैक ऑफ फूड, जो हायर लेवल के हैं वो लैक ऑफ फूड से सफर करेंगे। वाइल द लोअर लेवल में इंक्रीज अनकंट्रोलेबली, नीचे का लेवल अनकंट्रोलेबली इंक्रीज हो जाएगा, कॉजिंग द इकोसिस्टम इम्बेलेंस, तो इम्बेलेंस हो जाएगा। आगे क्या करेंगे? कंक्लूजन लिखेंगे। 10 रिमूविंग वन ट्रॉपिक लेवल डिसरप्ट्स एनर्जी फ्लो एंड कैन डैमेज द एंटायर इकोसिस्टम। यहाँ हमने अपने क्वेश्चन को खत्म किया। अगर आप इस तरह से लिखेंगे, थोड़ा सा कम शब्द में भी है, तो ऑलमोस्ट 3.5 मार्क्स इस तरह के आंसर लिखने में आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स एट इन वन ट्रॉपिक लेवल बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स? कैन एनी ट्रॉपिक लेवल बी रिमूव्ड सेफली? ये कह रहे हैं कि विभिन्न पोषण स्तरों के जीवों को हटाने का प्रभाव अलग अलग होगा क्या? या किसी भी पोषण स्तर को बिना नुकसान के हटाया जा सकता है? कहने का मतलब है कि जो प्लांट्स को हटाने से फर्क पड़ेगा, क्या जो हमारे फर्स्ट या प्राइमरी या फिर टर्शियरी कंज्यूमर है, क्या उनको हटाने से पड़ने वाला फ़र्क और प्रोड्यूसर को हटाने से पड़ने वाला फ़र्क जो है वो अलग अलग हो गया? क्या इफेक्ट अलग अलग होगा या सेम ही इफेक्ट पड़ने वाला है? और क्या कोई ऐसा ट्रॉपिक लेवल है जिसको रिमूव किया जा सकता है सेफली, कोई दिक्कत ही ना हो? तो यहाँ भी सिंपल सी बात है कि ट्रॉपिक लेवल पहले बता दो कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। तो वही चीज़ है कि यार ट्रॉपिक लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमने बता दिया कि ईच ट्रॉपिक लेवल, सबसे पहले तो ट्रॉपिक लेवल की जो आपको डेफिनेशन है वो लिखनी ही लिखनी है, भले ही इस मॉडल आंसर में नहीं लिखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी आपको लिखना है ना, कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। फिर उसके बाद ये भी बताना है कि ईच ट्रॉपिक लेवल प्लेज अ यूनिक रोल इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम बैलेंस। तो इकोसिस्टम बैलेंस बनाने में, है ना, पारितंत्र संतुलन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण रोल, एक अद्वितीय रोल अदा करता है हर एक पोषण स्तर। अब अंदर बताएंगे कि क्या। रिमूविंग प्रोड्यूसर्स, अगर प्रोड्यूसर्स को रिमूव कर दोगे विल कोलैप्स द एंटायर इकोसिस्टम, क्योंकि एनर्जी फ्लो शुरू से ही स्टॉप हो गई, आगे ही नहीं बढ़ेगी यहाँ से। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन एनर्जी देगा, है ना। रिमूविंग द कंज्यूमर्स विल अफेक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल। डिकम्पोजर्स आर एसेंशियल फॉर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, वो न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करने के लिए डिकम्पोजर्स बहुत जरूरी हैं। द इम्पैक्ट डिफर्स, इम्पैक्ट तो अलग अलग पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, टर्शियरी कंज्यूमर से अलग इम्पैक्ट पड़ेगा और इससे अलग। बट द डैमेज इज अनअवॉइडेबल, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को भी सेफली रिमूव किया जा सके, वो डैमेज तो अवॉइड नहीं की जा सकती। अनअवॉइडेबल की जगह इनएविटेबल यूज कर सकते हो, है ना। तो नो ट्रॉपिक लेवल कैन बी रिमूव्ड सेफली विदाउट डिस्टर्बिंग इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, किसी भी पोषण स्तर को आसानी से नहीं हटाया जा सकता विदाउट डिस्टर्बिंग, बिना डिस्टर्ब किए किसी पारितंत्र के संतुलन को। मतलब यहाँ आप लिख सकते हो कि अतः यह कहा जा सकता है
कि पारितंत्र के किसी भी पोषण स्तर को सुरक्षित रूप से नहीं हटाया जा सकता। फिर वही यहाँ भी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन क्या है, हमने चैप्टर में चर्चा की थी। तो आप खुद से देख सकते हो, इस क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा सा एनालाइज करो और एक बार देख के बिना देखे दोबारा अपनी नोटबुक में इसको लिखने का ट्राई करो। पहले एक बार इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लो, फिर अपने शब्दों में लिखने का ट्राई करो। इसी तरह से 7th क्वेश्चन भी है, ये भी आप खुद ही करिए। और हमारे पास फिर है 8th क्वेश्चन भी इसी तरह से है। अभी मैंने इसका मॉडल आंसर केवल इंग्लिश में दिया है, अगली वीडियो से हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करेंगे। ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और हमारा 9th क्वेश्चन भी इसी तरह का है, एक बार पढ़ लेते हैं 9th क्वेश्चन को कि वाई इज डैमेज टू ओजोन लेयर अ कॉज फॉर कंसर्न, मतलब ओजोन लेयर का क्षरण चिंता का कारण क्यों है। व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज, इस डैमेज को लिमिट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में जो हुआ था, है ना, उसकी चर्चा जरूर कर देनी है। लेकिन ये शुरुआत में नहीं करनी है ना, शुरुआत में तो आपको ये बताना है कि ओजोन लेयर है क्या। तो आज आपको बताना है कि ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज सिचुएटेड इन, जो कि सिचुएटेड है कहाँ। अब देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ये तो हमने एक मॉडल आंसर बनाया है, ऐसा नहीं कि ज्यों का त्यों ही लिखना है, ये तो बहुत कम शब्दों में। और तो थोड़ा आपको खुद लिखना पड़ेगा। ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर विच इज सिचुएटेड इन द, कहाँ है, समताप मंडल में। समताप मंडल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर, है ना। और इतने से इतने 32 to 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, जो भी जितनी भी ऊंचाई पे है ना, इस पर ये सिचुएटेड है। और ये क्या कर सकती है, क्या करती है, इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑफ द सन। फिर बॉडी में आपको ये लिखना है, बॉडी में जो इसमें लिखा हुआ है कि डैमेज टू ओजोन लेयर इंक्रीजेज यूवी एक्सपोजर लीडिंग टू स्किन कैंसर। अब ये देखिए, ये शॉर्ट सेंटेंस है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं शब्दों को कि डैमेज टू द ओजोन लेयर इंक्रीजेज यूवी एक्सपोजर दैट लीड्स टू स्किन कैंसर इन पीपल। ऐसे कुछ भी वर्ड्स एक दो सेंटेंस में आप बढ़ा सकते हैं। आई प्रॉब्लम्स एंड हार्म टू प्लांट्स एंड मरीन लाइफ, केमिकल्स लाइक CFCs आर मेजर कॉजेज। तो आपको बताना है कि ये मेजर कॉजेज हैं। और फिर इसमें थोड़ा सा आपको बताना है कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि 1987 में क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि CFC को बैन करने के लिए, या फिर 1986 के लेवल तक ही रखने, सीमित रखने के लिए किया गया था, और ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये आपका असाइनमेंट है, आप इस क्वेश्चन को करिएगा। और जो हमारा KVS PRT Tier 2 नाम से ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप क्या करिएगा, इसका मॉडल आंसर पोस्ट करिएगा, आपस में डिस्कस करिए। मैं भी आपको इसका मॉडल आंसर जो है आपको पोस्ट करूँगा, वहाँ से आप मैच करिए कि आपका आंसर कितना सही है। और डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दोनों ही ग्रुप्स की लिंक है, जो मेन चैनल है और ये KVS PRT Tier 2 ग्रुप। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, पहली वीडियो है तो बनाने में टाइम तो लगा हुआ है, रिसर्च करने में, चीज़ों को पढ़ने में टाइम लगा हुआ है, बट रिकॉर्ड जो है वो, तो मैं चाह रहा हूँ कि रिकॉर्ड आपकी सलाह से करूँ कि किस तरह से आप चाहते हैं कि और एक्सप्लेन कैसे किया जाए, या फिर आप चाहते हैं कि कोई भाषा की समस्या है, क्या आप चाहते हैं कि हिंदी को और ज़्यादा यूज़ किया जाए, या फिर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक को पहले चाहते हैं, तो वो कमेंट में ज़रूर बताइए। उसके आधार पर हम नई वीडियो जल्दी से जल्द लाएंगे और ट्राई करेंगे कि सारी की सारी Tier 2 की तैयारी आपकी इसी चैनल से कंप्लीट हो जाए और जल्दी से जल्दी आप Tier 2 क्लियर कर लें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।